नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज आपको बताएंगे क्या पेपर लीक कांड में एसओजी पता लगाने के नजदीक है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है। बात बाड़मेर में रेप के बाद केमिकल अटैक करने वाले हैवान की भी होगी और साथ ही साथ उदयपुर के कसाई की, दरिंदे की भी यहां आज बात करेंगे, जिसके खिलाफ सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरू करते हैं खबर में दम है। पेपर लीक करके लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर करने वाली बदमाश तिकड़ी में से पहले भूपेंद्र सारण, उसके बाद फिर शेर सिंह मीणा एसओजी के शिकंजे में आ चुका है। जांच एजेंसी शेर सिंह और सारण की आमने सामने की पूछताछ करने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि वो उनके साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी और फिर पेपर लीक के पूरे नेटवर्क को तहस नहस करने की योजना बना रही है। लेकिन सवाल यह है कि कब हाथ आएगा सुरेश ढाका। पेपर लीक केस में सबसे बड़ी गिरफ्तारी, नौकरी गई, 7 शहर बदले, मजदूर बना, पर बच ना पाया पेपर लीक का सूत्रधार। गर्लफ्रेंड के धोखे से कब्जे में आया वाइस प्रिंसिपल। 17/4 तक रिमांड पे है, पीसी पे है, अनुसंधान किया जाए। सर अगला कहाँ पे पेशी का है? अगली इधर ही पेश किया जाएगा संबंधित कोर्ट में। तो किस तरह की और इन्वेस्टिगेशन आगे वो आगे अनुसंधान किया जाएगा और जैसी स्थिति होगी बता। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वाले पेपर लीक कांड की एक अहम कड़ी शेर सिंह मीणा की गिरफ्तारी के बाद इस काले खेल पर से पर्दा उठने का वक्त अब करीब आता नजर आ रहा है। करीब 3 महीने पहले राजस्थान एसओजी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार किया और अब बारी थी शेर सिंह मीणा की, जिसे राजस्थान एसओजी ने ऑडिशन से पकड़ा। भर्ती परीक्षा में पेपर बेचकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाला शेर सिंह की फरारी से लेकर गिरफ्तारी तक की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह थी। जब पुलिस शेर सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची तो ओडिशा में एक सरकारी स्कूल की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मजदूरी करता हुआ मिला। दरअसल सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी और उदयपुर पुलिस को चकमा देते हुए शेर सिंह शहर दर शहर छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले पुलिस ने उसके नेटवर्क के लोगों को पकड़ा और फिर बारी आई उसकी गर्लफ्रेंड की। पेपर लीक मामले में फरार अभियुक्त है अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा। तो उनके जो साथी हैं, सहयोगी हैं और जिनके उनके साथ रिलेशनशिप भी है, अनीता मीणा नाम की व्यक्ति लेडी है, उनको जयपुर से डिटेन करके गिरफ्तार किया गया है। वो इस मामले में उनकी पूरी सहयोगी रही हैं और काफ़ी समय से उनके साथ काम कर रहे हैं। उदयपुर पुलिस ने 2 अप्रैल को शेर सिंह मीणा की गर्लफ्रेंड को जयपुर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि शेर सिंह फरार रहते समय अपनी गर्लफ्रेंड के संपर्क में था। उसकी गर्लफ्रेंड के जरिए ही पता चला कि शेर सिंह ओडिशा में छिपा हुआ है। भूपेंद्र सारण के पकड़े जाने की खबर मिलते ही शेर सिंह सिरोही के भावरी गांव से फरार हो गया था। भावरी से वो जयपुर आया, फिर दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, उज्जैन, ओंकारेश्वर, आगरा होते हुए ओडिशा पहुंचा। शेर सिंह मीणा करीब 20 से 25 दिन से उड़ीसा में था। ओडिशा के भावनीपट्टनम से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में शेर सिंह मीणा अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में काम करने वाले राजस्थानी मजदूरों के साथ शेर सिंह एक कच्चे मकान में रह रहा था। शेर सिंह को इस हालात में देखकर एसओजी की टीम भी चौंक गई, लेकिन पुख्ता पहचान के बाद उसे दबोच लिया गया। जयपुर के चौमू का रहने वाला शेर सिंह मीणा सिरोही के भावरी गांव में सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था। पेपर लीक केस में आरोपी होने के बाद उसे हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया। शेर सिंह ने जयपुर के राम गोपाल मीणा को बिजनेस पार्टनर बनाया था। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर राम गोपाल शेर सिंह का अकाउंट देखता था और उसके पैसे का हिसाब किताब भी रखता था। पेपर लीक में भी राम गोपाल पर शेर सिंह की मदद का आरोप है और पुलिस ने 12 मार्च को उसे जयपुर से गिरफ्तार कर लिया था। शेर सिंह ने जयपुर के प्रवीण कुमार सुतालिया को भी अपनी गैंग में शामिल किया था। सीनियर टीचर पेपर लीक मामले में
प्रवीण ने भी शेर सिंह मीणा की मदद की थी, जिसे पुलिस ने 20 मार्च को गिरफ्तार किया था। शेर सिंह की गर्लफ्रेंड झुंझुनू की रहने वाली है और लंबे वक्त से उसके साथ रिलेशन में थी। पुलिस के मुताबिक शेर सिंह की गर्लफ्रेंड के पेपर लीक केस के बारे में भी पूरी जानकारी थी। उसने शेर सिंह मीणा के फरार होने में भी मदद की थी। ऐसे में उदयपुर पुलिस ने 2 अप्रैल को अनीता को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक शेर सिंह मीणा को पकड़े जाने पर अब एसओजी भूपेंद्र सारण और शेर सिंह मीणा को आमने सामने करके पूछताछ कर इस केस पर से पर्दा उठाएगी। एसओजी शेर सिंह और सारण से जो कुछ जानकारी हासिल करेगी उसके मुताबिक पहला सवाल, परीक्षा का पेपर कहां से लीक हुआ? दूसरा सवाल, पेपर का सौदा कितने रुपए में हुआ? और तीसरा सवाल, भूपेंद्र के अलावा पेपर किस किस को बेचा गया था? शेर सिंह मीणा ने पेपर कैसे आउट किया और वो पेपर किस से लेकर आया था? इस सवाल का जवाब शेर सिंह से ही मिल सकता है। अब शेर सिंह से ही पूछताछ में खुलासा होगा कि पेपर उसने कैसे और किसकी मदद से आउट करवाया, या शेर सिंह के आगे भी कोई गिरोह है जिससे उसने पेपर खरीदा था। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक पेपर लीक मामले में शेर सिंह पर भूपेंद्र सारण को पेपर बेचने का आरोप है। जेल में बंद आरोपी भूपेंद्र सारण ने पूछताछ में बताया था कि उसने जयपुर के चौमू निवासी शेर सिंह मीणा से पेपर खरीदा था। इसके बाद यह पेपर सुरेश ढाका को बेचा गया। सुरेश ढाका ने अपने साले सुरेश बिश्नोई के सहयोग से अभ्यर्थियों को 5-5 लाख रुपए में पेपर बेचा था। शेर सिंह मीणा अबू रोड के सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था। वो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से जान पहचान का दावा कर लोगों के बीच पैठ बनाता था। दरअसल शेर सिंह पहले जयपुर के फागी स्थित सरकारी स्कूल में नौकरी करता था, जहां उसकी दोस्ती पेपर लीक के पुराने आरोपी जगदीश बिश्नोई से हुई। जगदीश बिश्नोई नकल कराने वाले गिरोह भूपेंद्र सारण की गैंग से जुड़ा हुआ था और सारण कई बार फागी में जगदीश से मिलने आता था, जहां जगदीश बिश्नोई ने ही शेर सिंह मीणा की भूपेंद्र सारण से दोस्ती करवाई थी। भूपेंद्र सारण ने इससे पहले कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक भी करवाया था। इसके बावजूद भूपेंद्र सारण और शेर सिंह मीणा ने सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक शेर सिंह मीणा सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करके लाएगा और उसे भूपेंद्र सारण को बेचेगा। पेपर लीक की जांच में पुलिस के सामने सबसे पहले भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के नाम सामने आए। पुलिस ने पूरे गिरोह की कड़ियों को जोड़ते हुए 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। आखिर में पुलिस को पता लगा कि शेर सिंह मीणा ने पेपर भूपेंद्र सारण को बेचे थे। राजस्थान में पेपर लीक होता कहां से है, इसकी सबसे अहम कड़ी तक पहुंचने के लिए शेर सिंह मीणा की गिरफ्तारी को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पेपर बेचने वाले और खरीदने वाले माफिया को तो पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन ये कभी पता नहीं चल पाता कि पेपर लीक होता कहां से है। पिछले साल नवंबर महीने में सेकंड ग्रेड का पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसकी गूंज सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दी और सरकार को विपक्ष से लेकर आम आदमी और युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। और अब बात उस कांड की जिसे लेकर बाड़मेर समेत पूरे इलाके में लोग सड़क पर उतर आए। सिर फिरा है ये, इसको देख रहे हो आप। इसने अपनी पड़ोसी महिला को पहले तो उसके साथ रेप किया और फिर उस पर एक केमिकल डाल दिया, ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया और उसे जिंदा जला दिया। हम कह रहे, हम घर पे सूते थे, अंदर वाली गाल रही थी जी, आया जबरदस्ती करके वाला कर करके अंदर से। हम और तो क्या करें, उसको फांसी का हुक्म होना चाहिए। बाड़मेर का हैवान पड़ोसी, पहले किया रेप, फिर जिंदा जलाकर हत्या। केस दर्ज करने में कोताही, गंभीर सवाल। क्योंकि हनुमान जयंती का दिन है, अपराधी एक मुस्लिम है, उसको बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और क्योंकि सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूबी हुई है। बाड़मेर के बालोतरा में एक महिला से पहले रेप और फिर उसे जिंदा जलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हैवानियत भरे इस मामले पर पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी कर दी। इधर जोधपुर में महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, तो उसके बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले में प्रशासन के जरिए सरकार पर हमलावर है। ऐसी निर्मम घटना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है, जितनी निंदा करें उतनी कम है। और जिस तरह से
एक बहन के साथ में इस तरह से बलात्कार करके और उसको जलाने की कोशिश करके और उसको मार दिया गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ऐसे दुष्टि का तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये दुखी परिवार है पूरा, हम उनके साथ हैं। आरोपी को पकड़ लिया है और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात है कि गरीब परिवार है, इनको कानून में और कानून के अलावा भी कुल मिला के अपन ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहते हैं। परिवार से बात की है कि इन परिवार छोटे बच्चे हैं, इनका भला कैसे हो और लाश के ऊपर राजनीति नहीं हो। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावों पर बाड़मेर के बालोतरा की घटना कालिक पोतती नजर आती है। लोग नाराज हैं और ये नाराजगी आरोपी के खिलाफ पुलिस के एक्शन लेने में देरी को लेकर है, क्योंकि गुरुवार को जब महिला से रेप और केमिकल डालकर जिंदा जलाने की घटना हुई, तब शिकायत के बाद भी पुलिस ने अपराधी के खिलाफ एक्शन लेने में देरी की। परिजन उसको तत्काल बालोतरा में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले गए, जहां पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी थी। क्योंकि चोटें ज़्यादा लगी थी, बर्न ज़्यादा था, इसलिए उस प्राइवेट अस्पताल से जोधपुर रेफर किया गया था पीड़िता को कल शाम 7 बजे। MGH हॉस्पिटल जोधपुर में जहर इलाज होने के दौरान आईओ, इस केस के जो आईओ हैं, जो प्रकरण दर्ज किया गया था, CO पचपदरा, उन्होंने वहाँ पे पीड़िता के बयान और मृत्युकालीन जो बयान होते हैं वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में दर्ज किए। और जो आरोपी है, जो एकमात्र नामजद आरोपी है शकूर खान, उसको बाद पूछताछ बाद अनुसंधान कर देर शाम आईओ के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पचपदरा थाना क्षेत्र जिला बाड़मेर का ये प्रकरण है, इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है। बालोतरा कस्बा में गुरुवार दोपहर एक महिला के घर में जबरन घुसकर उसके पड़ोसी ने रेप किया। वारदात के बाद आरोपी को लगा कि महिला चुप नहीं रहेगी, तो उसने पीड़िता के चेहरे पर थीनर फेंका और आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की। यह घटना तब हुई जब महिला घर में अकेली थी। पीड़िता की आवाज सुनकर जब पड़ोस की महिला आई तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की और फरार हो गया। एसिड की वजह से महिला का चेहरा समेत आधा शरीर झुलस चुका था। महिला के परिजन उसे बालोतरा के निजी अस्पताल ले गए। वहां से पीड़ित महिला को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान पीड़ित महिला की मौत हो गई। आरोप के मुताबिक घटना के ही दिन जब परिजनों ने पुलिस थाना पचपदरा में रिपोर्ट दी तो केस दर्ज नहीं किया गया। मामला बढ़ने के बाद अगले दिन पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। इस केस के बाद परिजन और इलाके के लोग गुस्से में हैं। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही पीड़ित पक्ष को मुआवजे की मांग उठ रही है, लेकिन इन सब के आगे बात कानून व्यवस्था का भी है। समाज की डिमांड है कि इस महिला के परिवार को न्याय मिले और ये घटना परसों की है और परसों की घटना और किसी को पता नहीं, पुलिस ने किसी को जानकारी दी नहीं, न प्रशासन ने किसी को जानकारी दी और ये गरीब परिवार ना समझ है, इन्होंने सीधे लाके नाहटा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। सवाल है कि आखिर हैवानों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? दरिंदगी की सारी हदें पार करने के बाद सख्त एक्शन कब होगा? सवाल है केमिकल वाले कातिल का कब होगा हिसाब? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अपराधियों में अब नहीं रहा खाकी का खौफ? क्योंकि पुलिस का रवैया भी इस मामले में सवाल खड़े कर रहा है। 24 घंटे तक उसे बालोतरा के उस अस्पताल में जिसमें बर्न यूनिट नहीं है, बर्न का कोई चिकित्सक नहीं है, उस अस्पताल में बिना मुकदमा दर्ज किए वहां पे रखा जाता है और फिर 24 घंटे बाद में उसको जोधपुर रेफर किया जाता है और उस महिला की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, केवल इस कारण से कि उसको सही समय पर इलाज न मिल सका। राजस्थान की वर्तमान सरकार जिस दिन से अस्तित्व में आई है उस दिन से राजस्थान में महिलाओं की इज्जत आज खतरे में है।
महिलाओं पर हुए अपराध पर देखें तो राजस्थान की स्थिति बेहद खराब है। बाड़मेर के बालोतरा की यह घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें पड़ोसी ने ही महिला के साथ रेप किया और उसे आग भी लगा दी। सीधे तौर पर देखें तो यह हैवानियत की इंतहा है। वहीं हैरान करने वाली बात यह भी है कि ऐसे मामलों में जहां इंसाफ के लिए पुलिस को आगे बढ़कर काम करना चाहिए था, वहीं पुलिस का रवैया न सिर्फ संवेदनहीन रहा बल्कि ऐसे मामलों में पीड़ित की भावनाओं को प्रभावित करने वाला भी रहा है। बाड़मेर से सहयोगी प्रेमदान, जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। बाड़मेर के बाद उदयपुर की घटना भी सख्ते में डालने वाली है। यहां पर भी एक पड़ोसी ने एक 8 साल की बच्ची के साथ पहले तो रेप किया और फिर भेद खुलने के डर से उसके शरीर के 10-10 टुकड़े कर दिए। अपने गुनाह पर पर्दे डालने की कोशिश की, लेकिन हैवान कातिल का पाप आखिरकार सामने आ ही गया। उदयपुर का कसाई, रेप के बाद हत्या। 8 साल की मासूम को 10 टुकड़ों में काटा। बेटी के इंसाफ के लिए सड़क पर सैलाब। एक बच्ची हमारे भिल समाज से, उनका अपहरण होना और उनकी निर्मम जो हत्या करना, 10 टुकड़ों में उनका शव थैली में भर करके उसमें फेंकना, इस प्रकार का जो करते हैं। जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी दिलाया जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, ये हमारी मांग है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड और जयपुर में अपनी ताई की टुकड़े कर देने वाले दरिंदे की ही तरह उदयपुर के मावली से आई खबर आपको चौकन्ना करती है। उदयपुर के मावली में एक मासूम के साथ पहले रेप और फिर दरिंदगी के साथ की गई उसकी हत्या झकझोर देने वाली है। लोग हैरान है कि एक मासूम के साथ कोई इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है, खासकर वो जो पड़ोस में रहता हो। एक मासूम उसके साथ खेलती रहती थी और पड़ोसी होने के नाते उसे भैया कहकर बुलाती थी। जो जघन्य हत्या हुई है उसके विरोध में सर्व समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। साथ में विकास की बेटियों ने भी अपना दर्द और दुख बयां किया है और मांग की पुरजोर शब्दों में कि उस दरिंदे को और उसका सहयोग करने वालों को शीघ्र फांसी की सजा। पहले मासूम का अपहरण, फिर दुष्कर्म और उसके बाद हत्या। अपराध छिपाने के लिए शव के 10 टुकड़े कर गांव के खंडहर नुमा मकान में फेंकना, इसके बारे में कोई सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। स्कूल आई है, 4 बजे छुट्टी हुई। स्कूल आई और घरे ठेलो मेल दीदो, स्कूल रा गाबा खोली दीदा और फिराक पहन के क्यों मोटा पापा रा कुआ पे जरू और अतरे गए, आगे से पता नहीं लगा। बस बनाने फांसी लगाओ। हाँ, फांसी वेनी सावे घर बार अटे मत देखना नहीं सामावाने। न सिर्फ मृतक बच्ची की मां, बल्कि जिसने भी इस घटना के बारे में सुना और जाना, हर कोई यही कह रहा है कि ऐसा हैवान समाज में किसी भी रूप में नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक कि हत्यारे के रिश्तेदार भी कहते हैं कि अगर उन्हें इस घटना की जानकारी मिल जाती तो वो खुद उसे सजा देने में पीछे नहीं हटते। मेरे को तो सर ये वो दाग हुआ जब पता चला, और मुलजिम को मैं नहीं जान रहा हूँ, मेरे घर में है ये हमारे भाई का लड़का, ये मेरे को मालूम नहीं। हम तो उस सीआई साहब से निरोधन कर रहे थे कि इसको सजा होनी चाहिए, मुलजिम को पकड़ो, सब आगे होके काम कर रहे हम भी। जब पता चला कि वो आप ही के परिवार का है और आप ही के, अरे हमारे परिवार का है तो भी उसको दोषी को तो सजा होनी चाहिए। पूरा गांव गमजदा है तो उदयपुर की सड़कों पर मृतक के इंसाफ के लिए सैलाब उमड़ा है। सभी की एक ही मांग है कि मासूम के साथ हैवानियत कर उसे टुकड़े में काटने वाले हत्यारे और उसके सहयोगियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हत्यारे ने पहले बच्ची के साथ रेप किया, इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन हत्यारा यहीं पर नहीं रुका, उसने बच्ची के शव के 10 टुकड़े कर दिए। हैवानियत देखिए कि पहले हत्यारे ने चाकू से ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी नुमा औजार से बच्ची का सिर धड़ से अलग कर दिया।
इसके बाद पैर के 2 टुकड़े किए और आखिर में हाथ भी काट दिए और फिर अपने माँ बाप की मदद से शव के टुकड़े को गांव में ही खंडहर नुमा जगह पर फेंक दिया। दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम देने वाला दरिंदा कितना शातिर है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जघन्य अपराध करने के बाद भी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं और न ही उसे कोई पछतावा। आरोपी कमलेश और उसके पिता पुलिस की जांच के दौरान बार बार पुलिस के साथ घूम रहे थे ताकि उन पर किसी को शक न हो, लेकिन जब घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि मृतक का पड़ोसी था। मामला 29 मार्च का है, जब मृतक लड़की अपने स्कूल से लौटकर किसी काम से घर से बाहर निकली थी। लड़की जब वापस नहीं लौटी तो परिजन पुलिस थाने पहुंचे और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, जबकि मृतक अपने पड़ोसी युवक के हाथों हैवानियत के शिकार हो चुकी थी। रेप के बाद पड़ोसी युवक ने न सिर्फ उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, बल्कि शव को ठिकाना लगाने के लिए शव के 10 टुकड़े कर दिए। सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि हत्यारे के माँ बाप को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने लाश ठिकाने लगाने में अपने बेटे की मदद की। लड़की का शव गांव के ही खंडहर में पड़ा था, लेकिन कई दिन तक किसी को भी इसकी खबर नहीं लगी। 1 अप्रैल को बच्ची का शव मिलने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। लोगों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आम जनों के साथ ही मासूम को न्याय दिलाने के लिए उदयपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपील की है। मेरा सभी हमारे बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों से भी निवेदन है कि जघन्य अपराध करने वाले अभियुक्त जनों की ओर से कोई पैरवी नहीं करे, कि कोई भी अधिवक्ता इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी कमलेश का केस नहीं लड़े। मैंने सभी से ये निवेदन किया है कि भारत एसोसिएशन के जो भी सम्मानित सदस्य हैं इस मुकदमे की पैरवी नहीं करें, क्योंकि ये अपराध बड़ा ही जघन्य अपराध है। क्योंकि हर घर में बेटी होती है और हमको ये सोचना चाहिए कि हर घर में बेटी है और अपनी बेटी है। उदयपुर के मावली में हुई घटना समाज में आ रही विकृति की ओर इशारा करती है, क्योंकि आरोपी कोई पुराना अपराधी नहीं था, ना ही उसकी उम्र ज्यादा थी। बस उसे मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलने और वीडियो देखने की आदत थी। शायद ऑनलाइन विकृति ने ही उसके दिमाग में ऐसा जहर भरा कि वो एक के बाद एक अपराध करता चला गया। मानसिक रोग विशेषज्ञ भी साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन आजादी देने के साथ साथ ही उनकी निगरानी भी करें, वरना चाहे अनचाहे आप उन्हें गुनाह के रास्ते पर ढकेलने के अपराधी बन जाएंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। और अब बात 23 की जंग की। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति साफ कर दी है। पार्टी पीएम मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी ने 3 बड़े बदलाव भी किए हैं और 3 लोगों को 23 की जंग जीतने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत माता की, भारत माता की। 2023 की जंग के लिए 3 का दाव। मोदी जी का जो दूरदृष्टि है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पंचलाइन से जब आगे बढ़ते हैं तो ये स्पष्ट समझ में आ जाता है कि हम सब लोग सभी समाज को साथ लेके और इस देश में तरक्की और विकास के एजेंडे पर काम करते। एक चेहरा, नो स्लोगन, नो पब्लिसिटी। हमें होर्डिंग इस बात का लगाना है कि इन 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज देने वाला, आज 33 में से 30 जिलों में मेडिकल सरकारी कॉलेज खुले हैं। आज 15, 7, 22 और 23 मेडिकल कॉलेज देने वाला कोई सरकार है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नया जोश, बीजेपी की आक्रामक रणनीति। अशोक गहलोत जी जब जाते हैं तो सुपड़ा साफ करके जाते हैं, अपने जादुई करिश्मे से कांग्रेस को गायब करके जाते हैं। पिछली बार मिनी बस जितनी सवारियां छोड़ गए थे और इस बार इन्होंने प्रण कर रखा है, सेल्फ गोल कांग्रेस कर रही है और वो एक फॉर्च्यूनर जितनी सवारी कांग्रेस छोड़ जाए विधानसभा में तो बड़ी बात होगी। सत्ता के लिए बड़े से बड़े बदलाव के लिए तैयार रहने वाली बीजेपी ने चुनाव से 6 महीने पहले अपना अध्यक्ष बदलकर अपनी आक्रामक रणनीति साफ कर दी है। सीबी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर तो नेता प्रतिपक्ष के
खाली पद पर राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष के पद पर सतीश पुनिया की नियुक्ति से एक तीर में कई शिकार करने की कोशिश की गई है। साल 2023 की जंग के लिए बीजेपी ने पीएम के चेहरों को आगे कर चुनाव लड़ने का संदेश भी दे दिया है। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते किसी को ये भूमिका देनी थी, मुझे दी है, तो मुझे सम्मान, आपका आशीर्वाद चाहिए इस राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। अगर नए प्रदेश अध्यक्ष के संदेश की माने तो पार्टी के कार्यक्रमों में ना स्थानीय नेताओं के नारे गूंजेंगे, ना प्रादेशिक नेताओं के नारों की गूंज सुनाई देगी। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी ताजपोशी के दौरान ही मंशा साफ कर दी थी। अब उनका फरमान पार्टी कार्यालय में चस्पा भी हो गया है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत नारों से कार्यकर्ताओं को दूरी बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना है, जब भी हमारे कोई नेता आए तो वहां लगाना योजनाओं के नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए उन योजना का पोस्टर लगाना। मित्रों, नए दौर की बीजेपी में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े किरदार हैं, तो संगठन की मजबूती ही इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत। जाहिर है सीपी जोशी दिल्ली के संदेश को पार्टी के ग्रास रूट कार्यकर्ताओं तक पहुंचाकर मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए हैं, जहां प्रदेश नेतृत्व से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक मुखी होकर बीजेपी को अजय बनाने का संकल्प लेते दिखेंगे। हमारी पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। कल कोई थे, आज मैं हूं, कल कोई और होगा। ये एक भूमिका बदलती रहती है, लेकिन मेरी उम्र से कई ज्यादा उम्र के लोगों का राजनीतिक अनुभव है। तो मैंने इसीलिए कहा कि नारे लगाओ तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लगाओ, योजनाओं के फोटो लगाओ, हमारे फोटो नहीं लगाकर। चेहरा बदलने के साथ ही बीजेपी की आक्रामकता भी बढ़ गई है। जन आक्रोश अभियान के तीसरे चरण में बीजेपी कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के खिलाफ ताल ठोक कर मैदान में डटी है। पेपर लीक, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेलगाम अपराध, महिला सुरक्षा, किसानों की कर्ज माफी जैसे कई मसलों पर बीजेपी प्रदेश सरकार को कटघरे में घेर रही है। कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता सभी एकजुट है और सभी एक मुखी होकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और आज कार्यकर्ता होने के नाते इनमें से एक कार्यकर्ता आज अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो सब लोगों में उत्साह है और उनके स्वागत के लिए मैं अभिभूत हूं और इन सबको विश्वास दिलाता हूं। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा और हम सब लोग मिलकर राजस्थान से इस नकारा सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करेंगे। मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। ये अशोक गहलोत जी जब जाते हैं तो सुपड़ा साफ करके जाते हैं, अपने जादुई करिश्मे से कांग्रेस को गायब करके जाते हैं। पिछली बार मिनी बस जितनी सवारियां छोड़ गए थे और इस बार इन्होंने प्रण कर रखा है, सेल्फ गोल कांग्रेस कर रही है और एक फॉर्च्यूनर जितनी सवारी कांग्रेस छोड़ जाए विधानसभा में तो बड़ी बात होगी। मेरा दावा आप रिकॉर्ड पर भी रखना और जिस दिन चुनाव का नतीजा आ जाए तो अगर मेरे दावे की अतिशोक्ति हो तो मुझे लानत देने जरूर आप आना। विपक्ष में बैठी बीजेपी के लिए दो पद सबसे प्रभावशाली नेता होने की ओर इशारा करते हैं। पहला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा नेता प्रतिपक्ष का, लेकिन इंतजार है कैंपेन कमेटी अध्यक्ष पद का। सूत्रों की माने तो चेहरे की खींचतान पर पीएम मोदी के चेहरे का फॉर्मूला निकालकर बीजेपी अब कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के पद को लेकर दमदार फैसला लेने को तैयार है और इस पद के लिए वसुंधरा राजे के नाम पर भी निगाहें टिकी है। चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष पार्टी के हर बड़े निर्णय में शामिल रहता है। कैंपेन कमेटी को प्रदेश स्तर पर लीड करने से लोग उसे सीएम चेहरे के रूप में देखने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इस पद के लिए दावेदारी और भी नेताओं की होगी, लेकिन समीकरणों के मुताबिक सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया के जरिए जाति और क्षेत्रवार समीकरणों को बिठाने के बाद अब राजे को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अधिक जांच एजेंसियों की